सो हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस वीडियो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इंडोक्राइन सिस्टम मेडिसिन का, जिसमें कि अपन आज बात करेंगे कौन सिंड्रोम के बारे में। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ओके, सो शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको काफ़ी अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, सो नाउ वी आर, और ये जो कंटेंट होगा बेसिकली दैट विल बी फ्रॉम डैम्स नोट्स। चलिए शुरू करते हैं अपन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। नाउ तो हम इफेक्ट देखेंगे बेसिकली कैसे आपका एल्डोस्टेरोन लेवल के बढ़ने से क्या दिक्कत होगा, कैसे होगा। देखिए, हमको पता है जब भी हमारा बेसिकली ब्लड वॉल्यूम कम होगा या प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा हमारा, तो दैट विल बेसिकली स्टिमुलेट रेनिन सिक्रीशन। ओके, जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा तो रेनिन सिक्रीशन स्टिमुलेट होगा। रेनिन के स्टिमुलेशन में क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। रास का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर फिर एल्डोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ेगा। ओके, और जब भी एल्डोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ता है बेसिकली दैट विल प्रमोट योर सोडियम रिटेंशन। थोड़ा सा फिजियोलॉजी के बारे में बात कर ले रहे हैं। सोडियम रिटेंशन को प्रमोट करेगा एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन करवाएगा ये। अब सोडियम का रिटेंशन हो रहा है बेसिकली, सो वाटर विल ऑल्सो फॉलो दिस। ओके, और ये होता कैसे है तो उसको डिस्कस कर ले अपन। तो ये आपके पास प्रिंसिपल पी सेल्स है। ओके, प्रिंसिपल सेल्स है बेसिकली ये जो सामने में दिखाया, दिस इज द प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल में यहाँ पर आपका होगा इनेक चैनल, ये इनेक चैनल है आपका। ठीक है, एल्डोस्टेरोन आता है, काम करता है बेसिकली इसी इनेक चैनल पर, और इसी इनेक के थ्रू क्या होगा आपका सोडियम का रिटेन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा, और जो सोडियम है बेसिकली वो रिटेन किया जाएगा। ठीक है, साथ में सोडियम के पीछे पीछे आपका वाटर इसको फॉलो करेगा। क्लियर है, वाटर जस्ट इसको बेसिकली फॉलो करेगा यहाँ पर। तो ये हमने समझ गया बेसिकली, वाटर बढ़ा, सोडियम बढ़ा, वाटर बढ़ेगा, और वॉल्यूम जो कम हो रहा था बेसिकली उसको नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा। क्लियर है, ये बेसिस मैकेनिज्म है हाइपर एल्डोस्टेरोन का। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का बेसिक मैकेनिज्म है। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो आपका है वो इसके कारण भी हो सकता है, मतलब वॉल्यूम कम हुआ उसके कारण हुआ, तो दैट इज द फिजियोलॉजिकल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ अपन को। क्लियर, या उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब आपका ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा है किसी भी अदर कारण से, उसके बाद ये हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म। तो हम लोग बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। सेकेंडरी मीन्स किसी कॉज के कारण आपका प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ जिसके कारण कि रास एक्टिवेट हो रहा है और काम कर रहा है, और प्राइमरी में अपन आते हैं। प्राइमरी में क्या है कि आपका वॉल्यूम कम नहीं होगा। ओके, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम नहीं हो रहा है, फिर भी आपका एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम दो कारण पढ़ेंगे प्राइमरी वाले में। एक होगा क्या आपका इडियोपैथिक होगा, वन विल बी इडियोपैथिक, और दूसरा जो कारण होगा दैट विल बी एड्रिनल एडिनोमा। ओके, एड्रिनल एडिनोमा। और इडियोपैथिक में जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया जो है दैट इज द मोस्ट, ध्यान रखना मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट कॉमन होगा। ये 60% के करीब आपका यही होगा। ठीक है, अबाउट 60% के करीब आपका बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया होगा सेकेंडरी कॉज में, और 40% के करीब आपका एड्रिनल एडिनोमा होगा जी। ठीक है, ये बेसिक आपको बेसिकली ध्यान रखना, इतना बेसिक ध्यान रखना आपको। क्लियर पॉइंट, क्लियर होगा मैक्सिमम लगता है मुझे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये हमने बेसिक समझ लिया बेसिकली। ओके, ना कुछ क्वेश्चंस बेसिकली मोस्ट कॉमन कॉज वाले, तो आपसे पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन कॉज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। यदि पूछा जाए अगला कौन सिंड्रोम क्या होता है, तो कौन सिंड्रोम आपका वही जो एड्रिनल एडिनोमा की बात की है ना, एड्रिनल एडिनोमा, दैट इज द बेसिस ऑफ द कौन सिंड्रोम। एड्रिनल एडिनोमा या कौन सिंड्रोम दोनों एक ही चीज़ है आपका। क्लियर, ओके। नाउ अब इसके आएंगे अपन क्लिनिकल फीचर्स पर आते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लिनिकल फीचर डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट अपन डिस्कस कर ली इसी में, दैट इज नोन एज एस्केप फिनोमेनन। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट अपना, एस्केप फिनोमेनन। अब बेसिकली एस्केप फिनोमेनन क्या है इसको देखते हैं अपन। ठीक है, व्हाट इज दिस एस्केप फिनोमेनन। तो देखिए, आपका बेसिकली जो एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ रहा है। एल्डोस्टेरोन के लेवल बढ़ने के कारण आपका बेसिकली क्या होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, आपका डायस्टोलिक हाइपरटेंशन मिलेगा। एक तो क्लियर है पॉइंट, एल्डोस्टेरोन बढ़ा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा। साथ में एल्डोस्टेरोन बढ़ने के कारण अपना सोडियम का रिटेंशन हो रहा है। सोडियम के रिटेंशन के कारण क्या होगा, वाटर का रिटेंशन होगा। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही वाटर का रिटेंशन होता है बेसिकली किसी भी सिचुएशन में, तो वो इडिमा करवाना चाहिए होगा ना। वाटर का रिटेंशन होगा तो आपका जो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके कारण बेसिकली इडिमा होना चाहिए। लेकिन चूंकि वाटर का रिटेंशन बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा आपका, तो दैट विल बेसिकली
एक्टिवेट एएनपी, ओके, ये एएनपी के रिलीज को स्टिमुलेट कर देगा एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड को, और ये क्या कराएगा बेसिकली, इट विल कॉज नाइट्रियूरेसिस, ओके, एंड दैट विल लीड टू पोलीयूरिया। और ये जो पोलीयूरिया बेसिकली हो रहा है, दिस विल प्रिवेंट योर इडिमा। सो ध्यान के रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर आपको इडिमा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों इडिमा देखने को नहीं मिला, उसको हमने बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। इडिमा क्यों नहीं मिल रहा अपन को देखने को, क्यों इडिमा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वी हैव एक्सप्लेन दैट पॉइंट। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एएनपी, वो नाइट्रियोसिस कराएगा, पोलीयूरिया कराएगा, और आपको बेसिकली इडिमा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, ओके। तो यहीं से आप कुछ क्लिनिकल फीचर आइसोलेट कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। दूसरा पॉइंट होगा सोडियम का रिटेंशन कराता है, पोटेशियम का बेसिकली क्या कराता है, एक्सक्रीशन कराता है, दैट विल लीड टू हाइपोकैलिमिया एल्केलोसिस, ओके, दैट विल लीड टू हाइपोकैलिमिया एल्केलोसिस। तो ये दूसरा आपका क्लिनिकल फीचर हो गया, ठीक है। और इडिमा नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, पोलीयूरिया। तो तीन चीज़ तो आपने देख लिया, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिक एल्केलोसिस एंड पोलीयूरिया। क्लियर। चलिए अब हम कैसे क्लिनिकली सस्पिशन करते हैं प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म का। तो ये तीन चीज़ें ट्रायल होगा अपना, ठीक है। एक होगा आपके पास डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन आपको पिछले वाले डिजीज कुसिंग में भी हमने डिस्कस किया था। देन अपने पास नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी एल्केलोसिस, एंड द थर्ड वन इज योर हाइपोकैलेमिया। ये तीन क्लिनिकल फीचर हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, एल्केलोसिस और हाइपोकैलेमिया। क्लियर है ना। चलिए अब ये जो तीन फीचर देखने को मिल रहे हैं, इससे कैसे क्या रिलेशन होगा उनको देखते हैं अपन। तो ये यदि तीन फीचर मिले तो हम लोग क्लिनिकली बेसिकली क्या करेंगे, सस्पिशन होगा हमारा कि हाँ दैट पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम द हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। तो हमको क्या करना है, फिर सेम कंसेप्ट लगाएंगे, अपन करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट इसका, ओके। वी विल गो फॉर बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट। हम लोग बेसिकली किसके लिए जाएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। और स्क्रीनिंग टेस्ट में करना क्या आपको, सिंपल सा सीरम एल्डोस्टेरोन इज टू सीरम रेनिन का रेशियो लेना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। सीरम एल्डोस्टेरोन इज टू सीरम रेनिन का आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ बोथ दिस, ओके। और यदि ये रेशियो आपको बढ़ा हुआ आएगा तब हम किसके लिए जाएंगे, बेसिकली कन्फर्मेटिव टेस्ट के लिए जाएंगे हम लोग। यदि रेशियो आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है देन वी विल बेसिकली गो फॉर द कन्फर्मेटिव टेस्ट। अब कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है उसको देखते हैं अपन। तो कन्फर्मेटिव टेस्ट में करते क्या बेसिकली हम लोग, इसको बोलते हैं, नाम देख लो पहले आप, सैलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट। दिस इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट। सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, कन्फर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं। इसमें करते क्या हम लोग, वी विल प्रोवाइड 2 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन, 2 लीटर नॉर्मल सलाइन हम लोग बेसिकली देंगे 4 आवर तक, ओके। वी विल प्रोवाइड 2 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन अप टू 4 आवर। और इससे क्या होगा, बेसिकली आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, 2 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन दे रहे हो, बेसिकली वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से यदि मान लो आपका रेनिन कम हो जाए, रेनिन कम होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो एल्डोस्टेरोन कम हो जाए, तो ये नॉर्मल है आपका। लेकिन आपका वॉल्यूम बढ़े फिर भी आपका बेसिकली एल्डोस्टेरोन का सप्रेशन नहीं हो रहा है, ओके। एल्डोस्टेरोन लेवल नॉट डिक्रीजिंग, यदि आपका वॉल्यूम बढ़ने के बाद भी जो एल्डोस्टेरोन लेवल है ये यदि मान लीजिए आपका कम नहीं हो रहा है, यानी कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ओके। सो क्लिनिकल सस्पिशन हमें हुआ डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया और एल्केलोसिस से। हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, सीरम एल्डोस्टेरोन इज टू रेनिन का रेशियो। फिर हमने कन्फर्मेटिव टेस्ट किया, कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या बोले अपन, सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट बोल रहे हैं अपन। क्लियर है। अब ये तो कंफर्म कर लिया हमने, जैसे कुसिंग में कंफर्म कर लिया था, उसके बाद हमने क्या किया था, बेसिकली इटियोलॉजी को पता लगाना था। तो हमने कुसिंग में क्या किया था, इटियोलॉजी को पता लगाने के लिए वेनस सैम्पलिंग किया था हमने, पेट्रोसल साइनस वेनस सैम्पलिंग किया था हमने, याद करो, ठीक है। हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट किया था हमने। तो ये सब कुछ पॉइंट होंगे जो कि वहाँ किया था। यहाँ भी आपको इटियोलॉजी का पता लगाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, कन्फर्मेशन के बाद ये आपको हेडसन में चार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, यू विल गो फॉर द सीटी एब्डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो अपना होगा दैट विल बी सीटी एब्डोमेन। अब इस सीटी एब्डोमेन से इसके लिए क्या फ़ायदा है, क्यों अपन सीटी एब्डोमेन कर रहे हैं। तो देखिए सीटी एब्डोमेन से आपको पता चल जाएगा वेदर इट इज़ अ केस ऑफ एडिनोमा और वेदर इट इज़ अ केस ऑफ हाइपरप्लेसिया। वो एडिनोमा केस है या आपका हाइपरप्लेसिया केस है, ये पता चल जाएगा आपको। और एडिनोमा है तो ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टमी, ओके, दिस विल बी द ट्रीटमेंट मोडेलिटी। और यदि हाइपरप्लेसिया है देन ट्रीटमेंट का मोडेलिटी क्या होगा आपका, यू विल गिव एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स, ओके, जैसे कि आपका स्पाइनोलेक्टोन हो गया, आपका इप्लेरेनोन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। ये सब बेसिकली ड्रग का आपको बेसिकली यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर पॉइंट ये, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आते हैं हम लोग, दैट्स अदर सम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, उसको अपन अब डिस्कस करते हैं। यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली आपको चीज़ें क्लियर होंगे, ठीक है ना। दैट इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए
अब कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा इसके अलावा, इतना तो आपके डैम्स के नोट्स में, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपन डिस्कस कर लें यहाँ पर। तो एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगा, कुछ कुछ और इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली जिसको आप कर सकते हो या जिसको आप लिख सकते हो बेसिकली, कुछ कुछ और इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि आप ECG करा सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है ना यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो रहा है आपके सामने, ठीक है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, तो आप ECG कर सकते हो बेसिकली। ECG में क्या मिलेगा आपको, जो T वेव होगा आपका वो स्मॉलर मिलेगा आपको, ठीक है, T वेव स्मॉलर मिलेगा, या हो सकता है कि आपको बेसिकली इन्वर्टेड T वेव मिल जाए, तो आप ECG कर सकते हो, आपको T वेव स्मॉलर मिल सकता है या इन्वर्टेड T वेव आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। अब इसमें 2-3 चीज़ और मैं डिस्कस करूँगा कि आपको बेसिकली इसके साथ मतलब हाइपोकैलेमिक, हमने जो बात किया यहाँ पर हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस प्लस हाइपरटेंशन जो है, हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस के साथ साथ हाइपरटेंशन है, इसके कुछ DDs होंगे आपके पास, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अपन, आपके हेडसेट में दिया, तो इसके कुछ DDs होंगे। पहला DD जो है आपका दैट इज नोन एज सेम, मीन्स सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस। ओके, दिस इज द सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस। इसमें होता क्या बेसिकली, आपका डिफिशिएंसी हो जाएगा इसका 11 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज, ये जो इंजाइम है बेसिकली डिहाइड्रोजिनेज, इसका डिफिशिएंसी हो जाएगा। ओके, 11 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम जो आपके सामने दिख रहा है, इसका बेसिकली क्या होता है, डिफिशिएंसी होगा। इसके डिफिशिएंसी से क्या होगा, आपका जो कॉर्टिसोल होगा दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्टिसोन। हमने पिछले वीडियो में बात किया था, कॉर्टिसोल का जो कन्वर्जन है कॉर्टिसोन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपका एब्सेंट हो गया, ये आपका डिफिशिएंट हो गया। सो इसके कारण क्या होगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा आपका। कॉर्टिसोल के पास मिनरलोकोर्टिकॉइड प्लस प्लस ग्लूकोकोर्टिकॉइड दोनों एक्शन है, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्शन है सो वो हाइपर एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट दिखाएगा, मतलब आपके सोडियम को बढ़ाएगा, हाइपरटेंशन करेगा और हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस करेगा। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना आपको ये, दैट इज द सेम सिंड्रोम ऑफ अपरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस। ओके, सिंड्रोम ऑफ अपरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस, सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप, बेसिकली स्टेरॉइड दोगे और ACTH को इनहिबिट करने की कोशिश करोगे। चलिए सेकेंड आते हैं अपन, सेकेंड है आपके पास GRM। पहला था सेम था, दूसरा आपके पास GRM, पहला सेम, नाउ सेकेंड विल बी योर GRM। अब ये GRM क्या है बेसिकली, तो ये क्या है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिमेडिएबल एल्डोस्टेरोनिज्म है, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिमेडिएबल एल्डोस्टेरोनिज्म। क्लियर। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या, ग्लूकोकोर्टिकॉइड रेमेडिएबल एल्डोस्टेरोनिज्म की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें बेसिकली आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ACTH है बेसिकली, वो ACTH स्टिमुलेट करने लगता है आपके एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को। देखो ऐसे नॉर्मल केस में क्या होता है, आपका ACTH स्टिमुलेट नहीं करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली ACTH जो है ये आपके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करता, ध्यान रखना। नॉर्मल कंडीशन जब होगा तो ACTH विल नॉट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, बट यहाँ क्या होगा कि ACTH स्टिमुलेट करने लगेगा आपके एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को ड्यू टू एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक अल्ट्रेशन। ओके, ड्यू टू एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण कुछ भी हुआ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जिसके कारण बेसिकली क्या होगा, आपका जो ACTH है दैट विल स्टार्ट स्टिमुलेटिंग द एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। ओके, क्लियर, ये ध्यान रखो, ये कहलाएगा आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिमेडिएबल एल्डोस्टेरोनिज्म। क्लियर, तो दो हमने डिस्कस कर लिया है, अपरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस डिस्कस किया और दूसरा था हमारे पास GRM डिस्कस किया। क्लियर। अब तीसरा आपका इसी में, ये पे मैं देखता हूँ, तीसरा आपके पास लीडल सिंड्रोम। लीडल सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तीसरा आपके पास लीडल सिंड्रोम को हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये हुआ आपके पास बेसिकली कुछ रीजन्स हुए, ठीक है। अब इसी में एक और आते हैं बेसिकली, तो लीडल सिंड्रोम हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तो आपके पास ये सारे के सारे, और क्या क्या आप कन्फ्यूजन कर सकता है, कुशिंग सिंड्रोम भी था, याद करो कुशिंग में भी आपको यही मिल रहा था, हाइपोकैलेमिक और हाइपरटेंशन डायस्टोलिक वाला, तो वहाँ भी कुशिंग भी एक आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये सब DD आपको ध्यान रखना है। 5 देखो, एक तो कौन सोच, जब भी मतलब आपके सामने मैं बोलूँ कि हाइपरटेंसिव एल्कलोसिस हाइपोकैलेमिया वाला पेशेंट है, तो आपको क्या क्या सोचना है, कौन सोचना है, आपको रीडल सोचना है, आपको बेसिकली कुशिंग सोचना है, आपको अपरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस सोचना है और ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिमेडिएबल एल्डोस्टेरोन, ये 5 चीज़ें बेसिकली आपको सोचना है। ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस 5 थिंग्स बेसिकली। क्लियर है। और मैं बात बता रहा था बेसिकली लीडल के बारे में, तो लीडल में क्या होता है बेसिकली, आपका जो चैनल होता है चैनल डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनेक्ट जो चैनल है उसमें डिफेक्ट होता है बेसिकली। ओके, उसमें आप देखोगे एल्डोस्टेरोन का लेवल तो वो तो नॉर्मल ही रहेगा, कम ही रहेगा बेसिकली, लेकिन आपका जो चैनल है वो बेसिकली डिफेक्ट हो जाता है। क्लियर। अब 1-2 पॉइंट और लास्ट में क्लिनिकल, कि यदि आपके पास बेसिकली हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, और तब आप कब सोचोगे बेसिकली कि हाइपरटेंशन इन सब कारण से हो सकता है, तो यंग पेशेंट हो, पहला पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, वो यंग पेशेंट हो बेसिकली। क्लियर हो,
पहला पॉइंट हो गया बेसिकली आपके पास कि वो जो पेशेंट है बेसिकली वो यंग हो, दूसरा रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन रेजिस्टेंट हो, ओके। तीसरा हाइपरटेंशन के कारण जो डैमेज हो रहा है ना, हाइपरटेंशन रिलेटेड जो आपका डैमेज है दैट विल बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, हाइपरटेंशन रिलेटेड जो डैमेज हो रहा है ऑर्गन में वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो आपका, एंड प्रीडोमिनेंटली डायस्टोलिक हाइपरटेंशन हो, प्रीडोमिनेंटली क्या हो आपका डायस्टोलिक हाइपरटेंशन हो, ठीक है। तो आपको हमेशा ये जब 4 पॉइंट आपको मिले ना क्लिनिकल फीचर्स में, तो आपको हमेशा बेसिकली लुक आउट करना सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन के लिए। सेकेंडरी कॉजेज में 2 हो जाएगा आपके पास, या तो इंडोक्राइन कॉज होगा या आपके पास रीनल कॉज होगा, ठीक है ना। सेकेंडरी में 2 होगा, या तो आपके पास इंडोक्राइन कॉज होगा या रीनल कॉज होगा। इंडोक्राइन कॉज में ये सब सोचना है आपको, कॉन्स के बारे में सोचना है, लीडल के बारे में, फ्यूक्रोमोसाइटोमा के बारे में, कुशिंग के बारे में, ये सब सोचोगे आप। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग डायग्नोज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्स के बारे में। होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।